बुलबुल और अंजलि दोनों चचेरी बहनें होती हैं। बुलबुल कई सालों से गांव में रह रही होती है, वही अंजलि बचपन से शहर में रह रही होती है। लेकिन उन दोनों की शादी एक ही घर में होती है। बहुओं, जल्दी से सारा काम निपटाओ, फिर हम तीनों को साथ में बिमला बहन के जन्मदिन की पार्टी में जाना है। ठीक है माँ जी। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो पहनने लायक कोई नया ड्रेस भी नहीं है, तो मैं पार्टी में क्या पहनूंगी? ये देखिए, ये पहन लूं लाल वाला ड्रेस। अरे नहीं नहीं, पागल पागल हो गई है क्या? इतने भड़कीले कलर में तू एकदम घटिया लगेगी। इस अंजलि के पास तो थोड़े बहुत ठीक ठाक कपड़े हैं, लेकिन तुझ जैसे गांव की गवार के पास तो एक भी ढंग का कोई ड्रेस नहीं है। बेवकूफ कहीं की। अब मैं भी क्या करूं माँ जी? गांव में शहर की तरह अच्छे और स्टाइलिश वाले कपड़े कहाँ पर मिलते हैं? और मैं तो यहाँ पर शादी करके 2 से 3 महीने पहले ही आई हूँ, तो मैंने यहाँ से कोई नया ड्रेस भी नहीं खरीदा है। इसीलिए मेरे पास पहनने लायक कुछ भी नहीं है माँ जी। एक काम कीजिए ना माँ जी, आप मुझे और बुलबुल को नया पार्टी ड्रेस खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। फिर हम दोनों अच्छी अच्छी शॉपिंग करके आएंगे, ताकि आज शाम की पार्टी में हम दोनों वो ड्रेस पहनकर एकदम चमक जाए। क्यों बुलबुल? हाँ अंजलि, बिल्कुल सही कहा तूने। अरे क्या खाक सही कहा? नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। एक काम करो, मेरे पास 2 पुराने ड्रेस पड़े हैं, तो उसे फिटिंग करके पहन लेना तुम दोनों। और वो ड्रेस तो मैंने अभी तक नहीं पहने हैं, तो वो कपड़े एकदम नए हैं, इसलिए तुम्हें उसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन माँ जी, अब मैंने कह दिया सो कह दिया, मुझे इस पर अब कोई बहस नहीं चाहिए। और तुम दोनों की माँ को तो अच्छे से सिलाई बुनाई भी आती है, तो उसके बारे में तुम्हें भी कुछ पता होगा। इसीलिए अब तुम दोनों को भी अपने लिए नए नए कपड़े सिलने होंगे, वो भी पुराने कपड़ों से। लेकिन अभी के लिए मैं जो 2 ड्रेस दे रही हूं ना, उसे ही तुम्हें पहनना होगा। अरे हमारे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है, जो उसे तोड़कर मैं तुम दोनों को दे दूं। बुलबुल और अंजलि को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है। जेठी और राज तो दोनों माँ जी को खर्चे के लिए कितने सारे पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी माँ जी हमें उन पैसों में से एक भी पैसा नहीं देती। पता नहीं इतने सारे पैसों का वो क्या करती है। वही तो। और ऊपर से तो उन्हें अपनी इज्जत कितनी प्यारी है, तो हम दोनों को नया ड्रेस दिलाने में उन्हें क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, खुद के फिजूल खर्चों के लिए उनके पास बराबर पैसा रहता है। लेकिन हम दोनों अगर उनसे पैसे मांगने जाए, तब तो उन्हें मौत आ जाती है। फिर उस दिन पार्टी में वो दोनों उनके सास ने दिया हुआ पुराना ड्रेस ही पहनकर जाती है। रीता उन दोनों को नए कपड़ों के लिए कोई पैसे नहीं देती, जिस कारण उन दोनों को अपने कपड़े खुद से ही सिलने पड़ते हैं। ऐसे ही एक रोज जब पड़ोसन ज्योति उनके घर पर आती है, तभी क्या बात है रीता, अरे तेरी दोनों बहुओं के हाथ में तो एकदम जादू है जादू। कितने सुंदर सुंदर ड्रेस सिले हैं उन दोनों ने। अरे देखने पर तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उल्टा मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी बड़ी दुकान से खरीद कर लाए हैं उन दोनों ने कपड़े। हाँ ज्योत्सना, ये बात तो तूने एकदम सही कही। मेरी दोनों बहुएं तो एकदम कलाकार है। शहरी और गांव की डिजाइन का उन दोनों में अच्छा सा तालमेल है। सच में उन दोनों के सिले हुए ड्रेस तो एकदम अच्छे होते हैं। और अंजलि, मेरी नातिन का जन्मदिन आने वाला है, तो उसके लिए भी तुम दोनों मिलकर कुछ सिल दोगी क्या? जी काकी, बिल्कुल सिल देंगे। आप हमें 2 से 3 दिन पहले बता देना, ताकि हम सारी तैयारी कर सके। धन्यवाद बेटा, मैं बता दूंगी तुझे। इस तरह मोहल्ले वालों को उन दोनों के बनाए हुए ड्रेसेस बहुत पसंद आते हैं, जिस कारण रीता की इज्जत भी अब काफी बढ़ जाती है। शाबाश बहुओं, तुम दोनों के अच्छे काम के कारण हर तरफ मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। अरे यही तो चाहिए था मुझे। और मेरी इज्जत को इस तरह बरकरार रखने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं माँ जी,
लेकिन जब हम दोनों आपकी इज्जत के बारे में सोचकर इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिलकर पहनते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता क्या कि आपको भी हम दोनों के बारे में थोड़ा सा तो विचार करना ही चाहिए? हाँ माँ जी, और हमें पैसे देकर नए ड्रेस लाने की अनुमति भी देनी चाहिए। जब भी कोई फंक्शन हो या पार्टी हो या फिर कोई तीज त्योहार हो, हम दोनों तो बस सिलकर ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम दोनों को भी बाहर से खरीदी किए हुए कपड़े पहनना है माँ जी। हाँ माँ जी, बुलबुल एकदम सही कह रही है। आपको पता है, बाहर की दुकान से ड्रेस लिए हुए तो हमें जमाना हो चुका है। अरे निकम्मियों, हम लोग कोई अंबानी नहीं है जो पैसों को पानी की तरह इस्तेमाल करते बैठे। इसीलिए जो है उसी में खुश रहो, वरना तुम दोनों को तो वो भी नसीब नहीं होगा। बड़ी आई बाहर से कपड़े लेने वाली। इतना कहकर रीता वहां से चली जाती है, जिस कारण उन दोनों बहुओं को फिर से गुस्सा आ जाता है। ना जाने ये बुढ़िया अपने आप को क्या समझती है, दुनिया के सामने तो कितना महान बनती है, पर असल में तो ये एकदम नालायक है, नालायक। और नहीं तो क्या, गांव में जैसे हम ओखल में मसाला कूटते थे ना, कभी कभी तो मन करता है कि माँ जी को उस ओखल में डालकर जोर जोर से कूट दूं। सच में अंजलि, अरे इस बुढ़िया ने तो मेरे दिमाग पर दही करके रखा है। फिर ऐसे ही एक दिन रीता अपनी दो सहेलियों के साथ 2 दिनों के लिए सैर पर जाती है, जिसमें उसके ढेरों पैसे खर्च भी हो जाते हैं। और फिर वहां से लौटने के बाद, अरे माँ जी, आपने तो अपने लिए कितना कुछ लाया है, लेकिन अपने ही बहू बेटों के लिए कुछ भी नहीं लाया। हाँ माँ जी, ये तो गलत बात है ना। और आप ही कहती हो कि हमें पैसों की बचत करनी चाहिए, उन्हें यूं जाया नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो आप खुद ही 2 दिनों के लिए मस्त घूम फिर कर आई हो, तो फिर अब आपकी बचत कहाँ पर गई? कहाँ गया वो आपका ज्ञान? वो और माँ जी, हम दोनों के पति तो आपको हमारे भी हिस्से के पैसे देते हैं, इसीलिए आपका फर्ज बनता है कि हम दोनों को जो चाहिए वो दिलाए, या फिर हमारे हिस्से के पैसे आप हमें दे दो, ताकि हम भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। हाँ माँ जी, और हम दोनों कोई बेवकूफ नहीं है जो बस घर में बैठकर घुट घुट कर जीते रहे। अरे आप तो खूब एंजॉय करती हो, लेकिन आप क्या चीज हो वो बस हमें ही पता है। घर में कुछ और बाहर कुछ और। बाहर तो आपने अपनी इज्जत एकदम अच्छी बनाए रखी है, लेकिन पता नहीं घर आकर आपको क्या हो जाता है। सच में आप तो बहुत ही कंजूस हो। बस बहुत हुआ। और खबरदार, जो अब तुम दोनों ने अपने मुंह से एक शब्द भी और निकाला तो कब से पे 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 किए जा रही हो। अब चलो जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। घर आए मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए और तुम दोनों तो मेरे सर पर चढ़कर नाचने लगी हो। रीता की ये बातें सुनकर वो दोनों अब चुप हो जाती है। और फिर रात में, देखो ना सुशील, तुम और देवर जी हर महीने माँ जी को कितने सारे पैसे देते हो, लेकिन वो तो हमें 1 रुपया भी नहीं देती। अरे हम दोनों के पास तो बाहर पार्टी या फंक्शन में पहनने के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस भी नहीं है। जो कुछ भी बाहर पहनकर जाते हैं ना, वो सब हमने अपने हाथों से ही बनाया होता है। ओफो अंजलि, अब मैं इसमें क्या बोलूं? तुम तो जानती ही हो ना कि माँ का स्वभाव कैसा है। अगर उन्हें जरा कुछ भी बोलने जाओ तो वो किसी गर्म तवे की तरह दब जाती है, और फिर वो सामने वाले की बैंड बजा देती है। तुम और तुम्हारा भाई दोनों किसी भी काम के नहीं हो। अरे अपनी ही माँ से कोई इतना डरता है क्या? हाँ डरते हैं, क्योंकि हमें ही पता है कि हमारी माँ कितनी डरावनी है। हे भगवान, पता नहीं हम दोनों बहनें ये कहाँ कर फंस गई है। एक काम करो, अब से तुम और देवर जी माँ जी को उनके हिस्से के पैसे उन्हें दे दो, और हमारे हिस्से के पैसे हम दोनों को दिया करो, क्योंकि अब इस पर यही मात्र एक उपाय है। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो माँ हमारी बैंड बजा देगी। अरे तुम दोनों बहनें तो माँ को बस कुछ ही महीने पहले से जानती हो,
लेकिन हम दोनों भाई उन्हें बचपन से जानते हैं, इसीलिए सिर्फ हमें ही पता है कि हमारी माँ कितनी डरावनी है। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, किसी काम के नहीं हो तुम तो। बुलबुल और अंजलि अब अपनी सास से बहुत परेशान हो जाती है। देख अंजलि, माची की बस एक ही कमजोरी है, और वो है उनकी बाहर वालों की नजरों में बनाई हुई इज्जत। पर अगर हमने उसी इज्जत को बिगाड़ दिया, तभी जाकर माची की अकल ठिकाने पर आएगी और उनके स्वभाव में बदलाव आएगा। हाँ बुलबुल, ये बात तो तूने एकदम सही कही। अरे माची की इज्जत बनाए रखने के लिए अब तक तो हम दोनों बस अच्छे अच्छे ड्रेस पहनकर ही बाहर जाया करते थे, लेकिन अब से हम दोनों ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और अब से हम दोनों ऐसे उबड़ खाबड़ ड्रेसेस बनाएंगे जिसे देखकर लोग हम पर खूब हंसेंगे और हमारा खूब मजाक उड़ाएंगे, जिस कारण माची की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और उन्हें बहुत शर्मिंदगी होगी। जे बात, अरे यही तो कहना चाहती थी मैं। अब तू तो मेरी बहन ठहरी ना, तो तूने मेरी मन की बात अपने आप ही समझ ली। अब बुलबुल और अंजलि अच्छे कपड़े बनाने की जगह पर खराब और मजाकिया कपड़े बनाती है, और वो उन कपड़ों को पहनकर बाहर गली में निकलती है। बाप रे, अरे वो देख मीनाक्षी, रीता बहन की बहू है। अरे एक वक्त था जब ये दोनों कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर निकला करती थी, लेकिन आज देखो ये दोनों तो एकदम चोकर लग रही है। हाँ ज्योति, अरे ये दोनों तो अपनी सास की इज्जत डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन इन्हें देखकर तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। फिर एक दिन जब मीनाक्षी के घर पर एक पार्टी होती है, तभी उसमें बुलबुल और अंजलि हद से ज्यादा फनी ड्रेस पहनकर जाती है, और वहां मौजूद सभी लोग उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। अरे रीता बहन, आजकल तुम्हारी बहुएं ऐसा कौन सा नशा करने लगी है जो ऐसे ऊट पटांग ड्रेसेस पहनकर घूमती रहती है? अरे मैं तो कहती हूँ कि इन दोनों को किसी सर्कस में भेज दो, कम से कम उन दोनों को वहां से कुछ पैसे तो आएंगे। क्यों मीनाक्षी, सही कहा ना मैंने? हाँ ज्योति, एकदम सही कहा तूने। अरे काकी जी, आप इस तरह से क्यों हंस रही हो? अरे ये तो हमारा नया फैशन है। अरे वो फैशन नहीं, फैशन होता है, बेवकूफ कहीं की। हाँ हाँ वही काकी जी, बात तो आपको समझ आई ना। अरे सत्यानाश हो तुम दोनों का, अभी के अभी घर चलो, निकलो यहाँ से। लेकिन माँ जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो हम इतनी जल्दी घर क्यों जाएंगे भला? एक बार मैंने कह दिया ना, चलो यहाँ से। रीता उन दोनों को वहां से घर लेकर जाती है, और घर आकर वो उन दोनों को खूब सुनाने लगती है। अरे बेशर्मो, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है तुम दोनों ने? पिछले एक हफ्ते से देख रही हूं मैं कि तुम दोनों ऐसे ही ऊटपटांग कपड़े पहने जा रही हो, और इसी कारण मेरा मोहल्ले में मजाक बन रहा है। अरे पहले तो तुम दोनों कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाकर पहना करती थी, तो अचानक से ही तुम्हें क्या हो गया? अरे ऐसे घटिया कपड़े क्यों पहनने लगी हो तुम? क्योंकि हमें ऐसे कपड़े पहनना बहुत पसंद है माँ जी, और इन कपड़ों में क्या बुराई है भला? अच्छे खासे तो है ये कपड़े। अच्छे और ये कपड़े? शी, एकदम घटिया है ये कपड़े। अरे इन्हें भी कोई ड्रेस कहता है क्या? अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा? देखिए माँ जी, जब आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमने अजीबोगरीब कपड़े पहने हैं और इसीलिए आपकी इज्जत जा रही है, तो आपको ये बात क्यों नहीं दिखाई देती कि आपकी बहुओं को भी कोई ख्वाहिश होगी? अरे हमें भी सजना संवरना होता है, नए नए कपड़े पहनना हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ तक कि घूमना फिरना भी हमें बहुत पसंद है। अरे हमारा भी मन करता है कि बाहर जाकर चटपटे पदार्थ खाएं, लेकिन नहीं, आप तो बड़ी ही स्वार्थी हो माँ जी। अरे आपको तो हमारी खुशी की कुछ भी नहीं पड़ी। हाँ माँ जी, अरे आपने तो हमेशा केवल अपना ही स्वार्थ देखा है। हमारे बेचारी पति तो आपसे कितना डरते हैं, इसीलिए वो दोनों आपसे कुछ भी नहीं कह पाते।
और चुपचाप अपनी सैलरी के पैसे आपके हाथ में थमा देते हैं। लेकिन आप अपनी तो इच्छाएं बराबर से पूरी करती हो। खुद के लिए तो हर 15 दिन में नए नए कपड़े लाती हो, लेकिन हमारे लिए तो आप कुछ भी नहीं करती। अरे आपको देने के बाद तो हमारे पतियों के पास कुछ भी पैसे नहीं रहते, तो हम किससे पैसे मांगे और किससे उम्मीद रखें? और नहीं तो क्या माँ जी, अगर हम दोनों एक बहू होने का धर्म बखूबी निभा रहे हैं, तो आप अपने सास होने का धर्म क्यों नहीं निभा रहे? और यही एक कारण है, और इसीलिए हमने ये प्लान बनाया कि अब से हम दोनों ऐसे ही कपड़े बनाकर पहनेंगे जिन्हें देखकर लोग हम पर खूब हंसे, और इससे आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। उन दोनों की ये बातें सुनकर रीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो बहू, मैं सच में बहुत स्वार्थी और निर्दयी हो गई थी। तुम दोनों ने मेरी इज्जत करने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैं ही निर्दयी हूँ जो मैंने तुम दोनों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपनी सास को सुधरने का एक मौका दो, और अब से तुम दोनों को जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें सब दिलाऊंगी। फिर वो चाहे कुछ खाने का पदार्थ हो या पार्टी ड्रेस हो, सब दिलाऊंगी मैं तुम्हें। शुक्रिया माँ जी, लेकिन आप माफी मत मांगिए। और जीवन में हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि हम अगर दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, तभी जाकर दूसरे भी हमारे साथ अच्छा ही बर्ताव करेंगे। इसीलिए हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ माँ जी, चलिए अब से नो रोना धोना, और आज हम तीनों साथ में शॉपिंग करने जाएंगे और ढेर सारे सुंदर सुंदर ड्रेसेस खरीदेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो हम अभी निकलते हैं। फिर रीता अपनी दोनों बहुओं को शॉपिंग कराने लेकर जाती है, और फिर उस दिन के बाद से वो उनके साथ प्यार और खुशी से रहने लगती है। ये लीजिए माँ जी, आप सबके लिए एकदम पौष्टिक नाश्ता। खाइए इसे और बताइए कैसा बना है। ये क्या है बहू, पहली बार तूने कुछ बनाया है, और बना बनाकर भी एक घासपूस जैसा खाना बनाया। अरे बहू, ये कौन से ग्रह का खाना है? इसे तो खाना कहती है। वही तो। अरे हमें क्या तुमने जानवर समझ के रखा है क्या? हाँ बहू, इस घर में सबको चटपटा खाना पसंद है। माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे लगा कि आप सबको ये पसंद आएगा। मैं ज्यादातर ऐसे ही हेल्दी खाना खाती हूँ ना, और मुझे ये बहुत पसंद है। अरे लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि तुझे पसंद है मतलब सबको पसंद आएगा। जी माँ जी, वो बात भी है। ठीक है, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी और ये ऐसा खाना कभी कभार ही बनाऊंगी। लेकिन अभी के लिए आप सब ये खा लीजिए ना। ना बाबा ना, मैं तो ये खाना बिल्कुल नहीं खा सकता। हाँ बहू, कभी कभार भी नहीं। अपना ये पौष्टिक खाना तो अपने पास ही रख। अब जाकर छोले कुलचे और मस्त रबड़ी बना दे। और मेरे लिए पिज्जा। मैं पिज्जा और छोले कुलचे दोनों खाऊंगा। बस उनके साथ प्याज की कचौरियां मिल जाती तो मजा ही आ जाता। क्यों फूलमती? हाँ हाँ क्यों नहीं। क्या इतना सारा खाना? हाँ बहू, अब जाकर जल्दी से बना दे खाना। फिर मयूरी चुपचाप रसोई में जाकर सारा खाना बनाने लगती है। ऐसे ही अब उसके ससुराल वाले रोजाना उससे चटपटे पकवान बनाते रहते हैं। अरे मयूरी, आज ना वो मस्त भंडारे वाले आलू और पूरी बना दो। वो खाने का आज मेरा बड़ा मन कर रहा है। और बहू, तुम महाराष्ट्रियन हो ना, तो तुम्हारे यहाँ बनने वाला ठेचा भी बनाना, बड़ा मजा आएगा। और मुझे पाव भाजी खाने का बहुत मन कर रहा है। उसके साथ वो पकोड़ा चाट भी हो जाता तो मजा ही आ जाता। मीठे में क्या बोले बताइए अखिलेश जी? मीठे में जलेबियां बना दो, वही सही रहेगा। एकदम रंजीत हलवाई के जैसे बनाना। हे भगवान, अगर आप सब इतना सारा चटपटा और तला भुना खाना खाओगे तो आपकी तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इस तरह के पकवान कभी कभार खाए जाए वो अलग बात होती है, वरना इसका रोजाना सेवन करना खतरे से खाली नहीं है। अरे ओ ज्ञान की देवी, अपना मुंह बंद कर। अरे घड़ी का कोई भरोसा नहीं,
हम आज है लेकिन कल नहीं, इसलिए जी भर के खाओ। ये सेहत वगैरह की पंचायत लेकर क्या बैठ जाती है तू? पर माँ जी, देखो बहू, अब जाकर रसोई में अपना काम शुरू करो। हम सारे पकवानों को बनने की राह देखेंगे। अब जल्दी करो। मयूरी अब सबकी रोज रोज की फरमाइशें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। ऐसे ही एक महीना बीतता है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? देखना बहू, अब मैं पहले से कुछ ज्यादा ही मोटी हो चुकी हूं ना, तो मुझे ये पुरानी साड़ियों के ब्लाउज आ ही नहीं रहे। बहुत महंगी महंगी साड़ियों के ब्लाउज है ये। हे भगवान, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि अपने खाने के ऊपर ध्यान रखो, हद से ज्यादा मत खाओ। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो अच्छे खाने की जगह पर बस तीखे और मसालेदार पकवान ही खाने होते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बहू। ऐसी ही बात है माँ जी। मेरे यहाँ पर आने से पहले आप ही घर का सारा काम करती थी, तब इतना कुछ नहीं बनता होगा। लेकिन पिछले 1.5 महीने से मेरे यहाँ पर आने के बाद आप तीनों बस दिन रात ऑर्डर पे ऑर्डर ही देते रहते हो। और क्यों नहीं दोगे? मुफ्त का खाना बनाने वाली जो आ चुकी है घर में। अब तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है बहू। अपनी जबान को काबू में रख। दिन ब दिन बहुत तेज हो रही है ये। मैंने तो अपनी जबान से जो सच है वही बोला है। अब क्या करें, सच सुनकर सबको हमेशा मिर्ची ही लगती है। ये ताना देकर मयूरी वहां से चली जाती है और फूलमती को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब मुझे अपने दिल पे पत्थर रखकर ये सारी साड़ियों के ब्लाउजेस दूसरों को देने होंगे, क्योंकि अब ये मेरे किसी भी काम के नहीं रहे। लेकिन मयूरी के ताने सुनने के बाद भी फूलमती अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और बस दिन रात हर एक घंटे में कुछ ना कुछ वो ठूसती ही रहती है। फिर एक सुबह, अरे मयूरी, आज टिफिन में क्या दिया है तुमने? क्या तुम भी साहिल, जब देखो तो बस भुक्कड़ की तरह खाने के बारे में ही पूछते रहते हो। कभी मेरा हालचाल भी पूछ लिया करो, बेशरम कहीं के। अरे जानो, क्यों उदास होती हो? अब ज्यादा बनो मत। मसाला भिंडी, रोटियां, सलाद, खीर और वेज पुलाव बनाया है। और पापड़? हाँ बाबा, वो भी डाला है मैंने। वैसे मैंने तुम्हें कुछ और भी बोला था, भूल गई क्या तुम? अब क्या बोला था तुमने? आलू टिक्की। मुझे 2 दिन से आलू टिक्की खाने का बड़ा मन कर रहा है। 2 ब्रेक्स होते हैं। पहले ब्रेक में मैं आलू टिक्की खा लूंगा और दूसरे वाले में बाकी का खाना। अरे इंसान हो या राक्षस, जितना दिया है उतना ठूसो पहले। ना जाने कैसे लोग हैं, जितना भी दो कम ही होता है। अरे अपनी हालत देखी है क्या? शादी के पहले कितने हैंडसम दिखते थे और अब देखो कितना पेट बाहर निकल आया है तुम्हारा। दिन ब दिन तुम तो बस गेंडे होते जा रहे हो। साहिल को मयूरी बहुत सुनाती है और उसके बाद वो ऑफिस चला जाता है। फिर एक रोज जब मयूरी की सहेली अबीरा की बर्थडे पार्टी होती है, तभी मयूरी और साहिल वहां पर साथ में जाते हैं। जन्मदिन मुबारक हो अबीरा। शुक्रिया मयूरी और साहिल, तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। अब एंजॉय करो। हाँ हाँ बिल्कुल। मयूरी, मैं अभी आता हूँ। फिर साहिल पार्टी में सीधे फूड काउंटर पर चला जाता है और वो वहां पर एक एक करके सारे पकवान खाने लगता है। ओ तेरी, वो देख मयूरी, तेरा पति तो ऐसे खाना खा रहा है जैसे कि वो सदियों का भूखा हो। अरे कैसा पति है यार तेरा, तू इतने अच्छे से रहती है और तेरा पति तो जानवरों की तरह बस खाना ही ठूस रहा है। अरे आधे से ज्यादा खाना तो इसने खत्म भी कर लिया है पिछले 20 मिनटों में। क्या गजब का आदमी है यार। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर मयूरी को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बीच पार्टी में ही साहिल को लेकर निकल जाती है। क्या यार मयूरी, क्यों निकले हम जल्दी? वहां पर कितना स्वादिष्ट खाना था, क्या चाउमीन थे यार। लेकिन तुमने मुझे ठीक से खाने भी नहीं दिया। तुम्हें ना पाप लगेगा, देखना तुम। अरे बकवास बंद करो अपनी। तुमने तो आज मेरी नाक कटवा दी। अरे ऐसे भुक्कड़ों की तरह कोई खाना खाता है क्या?
मेरे सारे दोस्त हंस रहे थे तुम पर, तुम्हारी इस घटिया हरकत के कारण। आज तो तुमने मेरा मजाक ही बना दिया है। क्या? और नहीं तो क्या। अरे मैं घर पर रोज घंटों तक मेहनत करके इतना सब बनाकर देती हूँ तुम्हें, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे इस नालायक पेट की भूख मिटती ही नहीं। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें वहां पर इतना सब खाने की? अरे पार्टी में जाने से पहले ही तुमने यहाँ पर 3 वड़ा पाव खाए थे। तो मैं भी क्या करता मयूरी? माँ और पापा जो भी तुम्हें बोलते हैं, तुम उनकी पसंद के सारे पकवान बराबर से बना देती हो। लेकिन अगर मैंने कोई फरमाइश की तो मुझे वो पकवान बनाकर देने की जगह तुम मुझे दुनिया भर की गालियां देती हो। इसीलिए मैं बाहर का खाना मजे से खा रहा था। आज के बाद मैं तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगी, वरना तुम तो मेरी सारी इज्जत की बैंड बजा कर ही दम लोगे। ये लो माँ जी, पापा जी, आप दोनों की चाय। अरे ये क्या है बहू, सिर्फ चाय? हाँ तो आप दोनों का व्रत है ना आज। व्रत है तो क्या हुआ? व्रत में व्रत वाला खाना तो बनाया जा सकता है ना। तुझे मैंने बताया था ना, केले के चिप्स और साबूदाने के बड़े बनाने के लिए। हाँ बहू, और कल मैंने भी तुझे फरसाण लाने के लिए कहा था, और वो वीडियो भी दिखाई थी जिसमें वो औरत साबूदाने के पराठे बना रही थी, वो भी शेंगदाने की चटनी के साथ। वो भी बना लेती तू। क्या बहू, तू भी ना? अरे माँ जी, अगर आप दोनों को इतना सब खाना है तो व्रत क्यों किया है आपने? और ये कैसा व्रत है जिसमें खा पीकर मस्त मौज चल रही है? मैं तो ऐसा व्रत पहली बार देख रही हूँ। देख बहू, अब ज्यादा बकर बकर मत कर और चुपचाप जाकर हमारे लिए व्रत वाला नाश्ता बना दे, और साथ में ये चाय भी लेकर जा। जब नाश्ता बन जाएगा तब चाय फिर से गर्म करके लेकर आना। ठीक है माँ जी। फिर अगली सुबह जब अखिलेश बाहर से आता है तभी उसकी सांस काफी फूलने लगती है और उसके पेट में बहुत दर्द भी होने लगता है। हे भगवान, डॉक्टर के पास चले क्या? डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बेवजह 10 दवाइयां लिख कर देंगे आपको। ये लीजिए, ये आप काढ़ा पीजिए, इससे आप ठीक हो जाओगे। लेकिन ये सब आप लोगों के रोजाना चटपटे खाने के कारण ही हुआ है, और कुछ नहीं। हाँ बहू, तूने सही कहा, सीने में भी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ पापा जी, और ये सब एसिडिटी के कारण ही हुआ है। देखिए, आप आज से ही सारे मसालेदार पकवान खाना बंद कर दीजिए, और मैं ये आपकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। सही कह रही है तू बहू, और इस काढ़े से मुझे काफी राहत मिली है। अब मैं रोजाना तुम जो खाना खाती हो वैसा ही सादा खाना खाया करूंगा। फिर एक दिन, अरे फूलमती बहन, तुम इतनी फुल कैसे हो गई? इतना मोटापा अच्छा नहीं लगता। वही तो, अरे 2 महीने पहले तक तो ये ठीक ही थी, लेकिन बहू के आने के बाद फोकट में खाना खा खा कर ये रसगुल्ले से कद्दू जैसी बन गई है। कुछ भी मत बोलो तुम दोनों, और अपने ये लाल पीले दांत भी मत दिखाओ। माफ करना, लेकिन अब क्या करें, जो दिखाओ वही बोला हमने। अरे अपनी सेहत पर ध्यान दो, पता चला 2 महीने बाद तो 100 किलो की हो गई है। अपना मजाक बनने के बाद फूलमती को बहुत गुस्सा आता है, और वो अब ठान लेती है कि वो वजन घटाकर ही रहेगी। हाँ बहू, अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं उन सारी नालायक औरतों का मुंह बंद करके ही रहूंगी। इतनी पतली और सुंदर हो जाऊंगी कि वो सब जलकर राख हो जाएंगी। तो आज तक मैं कोई फारसी भाषा में बोल रही थी क्या? अगर आप मेरी बात तभी मान लेती तो आज इतना कुछ होता ही नहीं। तू बिना बहू भाषण देने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से तू मुझे सारा पौष्टिक खाना ही खिलाना, और वो भी नियमित रूप से। ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपको पतला करने की जिम्मेदारी अब से मेरी है। अब मयूरी फूलमती को पौष्टिक खाना ही देती है, लेकिन 2 दिनों के बाद मेरे तो मुंह का पूरा स्वाद ही बिगड़ चुका है। वो अजीब स्वाद वाला जूस पीकर मुझे तो मौत ही आ जाती है।
मन तो कर रहा है कि जाकर मस्त पकवान खाऊं। मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। वही तो माँ, अरे आपके कारण मुझे भी सूली पर चढ़ना पड़ रहा है। पापा की सेहत खराब हुई है, इसीलिए वो नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम तो खा सकते हैं ना। एक काम करो, आप जाकर जल्दी से पकोड़े और चाय बना दो। मयूरी तो बाहर गई है, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह बेटा, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। ठीक है, अब मैं वही करती हूँ। फिर फूलमती चुपके से चाय और पकोड़े बनाती है और दोनों माँ बेटे मजे से खाना खाते हैं। ऐसे ही अब वो दोनों चुप चुप कर कोई ना कोई लजीज पकवान बनाते हैं और उसे दबाकर खाते हैं। लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी जाती है। अरे बहू, तू उठ गई? उत्तरी। अच्छा जी, तो मेरे सोने के बाद में माँ बेटे दोनों यहाँ पर मस्त मस्त पकवान खा रहे हैं। क्यों माँ जी? वैसे तो आपको एक सब्जी साफ करने देती हूँ तो आपके हाथ का दर्द शुरू हो जाता है, तो अब आपके चस्के के लिए ये सब बनाते हुए आपके हाथ का दर्द कहाँ चला गया? हाँ? अरे बहू, वो और तुम साहिल, तुम भी अपनी माँ को इस सब में बढ़ावा दे रहे हो। अरे उनका वजन पिछले 2 महीनों से कितना बढ़ चुका है और इस उम्र में इतना वजन होना अच्छी बात नहीं है। मैं आप लोगों की भलाई करने जाती हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर ये सब खाना है तो खाते बैठो, मुझे क्या है। अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है और हमें माफ कर दे। हम तो बस ऐसे ही खा रहे थे और आज ही खाया है, सच में। लेकिन आइंदा से हम इसे नहीं खाएंगे। हाँ मयूरी, पक्का। तुम जो भी हमें दोगी हम वही खाएंगे, और अभी के लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। अरे मुझसे माफी मत मांगो, लेकिन प्लीज आइंदा से ये सब मत खाना, वरना मेरे हाथ के पौष्टिक खाना खाने का कोई फायदा नहीं होगा। मयूरी उन दोनों को खूब समझाती है। फिर अगली सुबह जब मयूरी बाजार से लौटती है, तभी वह देखती है कि दोनों माँ बेटे मजे से जलेबी, फाफड़ा और समोसे खा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या कमाल का फाफड़ा है ना माँ? हाँ बेटा, हमारी पड़ोसन गुजराती है ना, इसलिए उनके हाथ का जलेबी और फाफड़ा बहुत अच्छा बनता है। सच में आज तो इसे खाकर मेरा दिन ही बन गया। अब जल्दी से जलेबी खत्म कर, वरना वो तेरी हिटलर बीवी आ जाएगी। उन दोनों को देखकर मयूरी अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, पापा तो सुधर गए, लेकिन इन दोनों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। अविनाश मोनाली को फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज देता है। हैप्पी एनिवर्सरी मोनाली। हैप्पी एनिवर्सरी अविनाश। ये सरप्राइज कितना प्यारा है। नदी किनारे कितनी शांति है और उसमें हम दोनों। उफ, शुक्रिया अविनाश, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। वेलकम मोनाली, और तुम भी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो। आई लव यू मेरी जान। लव यू टू अविनाश। वैसे मोनाली, मैंने तुम्हारे लिए गाने की प्रैक्टिस की है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वो पसंद आए। अरे क्यों नहीं, जरूर पसंद आएगा मुझे, गाओ ना। फिर अविनाश वायोलिन बजाकर उसकी धुन में एक रोमांटिक गाना गाता है और इस तरह दोनों मियाँ बीवी खूब अच्छा समय बिताते हैं। मोनाली बेहद काली होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका हैंडसम पति अविनाश उससे बहुत प्यार करता है। फिर एक रोज जब मोनाली अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाती है, तभी तो गर्ल्स, कैसे लगे मेरे एनिवर्सरी के फोटोज? अरे यार, तेरा पति तो कितना मस्त दिखता है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तेरी शादी इतने हैंडसम लड़के के साथ होगी। तेरी तो किस्मत ही चमक गई। सच में मोनाली, मुझे तो अब तुझसे जलन होने लगी है। अब मेरे पति की बात ही कुछ ऐसी है। अविनाश के सामने सारे बॉलीवुड के हीरोज भी फेल हैं, लेकिन मुझे तुम सब पर तरस आता है। तुम सबका इतना सुंदर होकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबको एकदम लल्लू पति मिले हैं। अरे मोनाली, ज्यादा हवा में मत उड़। आखिरकार तू ठहरी एक काली लड़की और वो एक बहुत ही कमाल का दिखने वाला लड़का है। वो दिन भर बाहर रहता है
और बाहर की दुनिया सही नहीं है। कब कोई लड़की उसे बहला फुसलाकर तुझसे अलग कर दे, कुछ बता नहीं सकते। हाँ मोनाली, उसके लिए तो लड़कियों की लाइन लगेगी, लेकिन तेरा क्या होगा? क्या? सहेलियों की ये बातें सुनकर मोनाली अब चिंता में पड़ जाती है। फिर रात में जब वो घर जाती है, तभी वो वहां पर अविनाश को बालकनी में किसी से बात करते हुए देख लेती है। हाँ यार, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है, इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी से आ जा यहाँ पर, फिर मिलेंगे हम दोनों। हाँ बाबा, पक्का। चल अब मैं फोन रखता हूँ, बाय, टेक केयर। अरे अविनाश, तुम कब से बालकनी में जाकर फोन पर बात करने लगे? हाँ, अरे वो नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं बालकनी में चला गया। किसका कॉल था? दोस्त का मोनाली। पक्का दोस्त ही था ना, या कोई और? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा ठीक है। अब मोनाली हर वक्त अविनाश पर नजर ही रखी रहती है। फिर अगली सुबह जब अविनाश तैयार हो रहा होता है, तभी मोनाली चुपके से उसका फोन चेक करती है। जरा देखूं तो किसके साथ ये क्या क्या बातें करता है। उतने में वहां पर उसकी सास गीतांजलि आती है। अरे ओ बेवकूफ औरत, ये तू क्या कह रही है? अपने पति का फोन चेक करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? तभी वहां पर अविनाश भी आता है। क्या मोनाली, तुम मेरा फोन चेक क्यों कर रही थी? अरे नहीं अविनाश, वो मुझे कुछ फोटो चाहिए थे, वही भेज रही थी मैं तुम्हारे फोन से। झूठ, सरासर झूठ बोल रही है ये। अरे इसे मैंने खुद से कहते हुए सुना है कि ये देखना चाहती है कि तू किस किस के साथ क्या क्या बातें करता है। ये तुझ पर शक कर रही है बेटा। अरे मोनाली, ये तुम्हारे बर्ताव में इतना बदलाव क्यों आ गया है? कल रात भी तुम मुझे वैसा ही सवाल पूछ रही थी, और अब मेरे पीठ पीछे फोन चेक करना। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। अरे अविनाश, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम कभी बालकनी में खड़े होकर बात नहीं करते ना, और हमेशा हर कॉल मेरे सामने ही उठाते हो, इसीलिए मैंने सवाल किया। और आज भी मैंने बस ऐसे ही फोन लिया तुम्हारा, जैसे तुम लेते हो मेरा कभी कभार। और माँ जी तो कुछ ज्यादा ही मिर्च मसाला लगाकर बता रही है, क्योंकि ये हम दोनों में फूट डालना चाहती है। अरे घनचक्कर लड़की, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मुझे तो तेरी बातों से कुछ और ही लगा, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। और ज्यादा बकवास मत कर, और जबान को लगाम लगा कर रख, बहुत चल रही है आजकल। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मोनाली को और ज्यादा घबराहट होने लगती है। वो जब जब अपनी और अविनाश की तस्वीर देखती है, तब तब हे भगवान जी, हम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जब मेरी शादी हुई थी, तब भी मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन हो ही नहीं रहा था कि मुझे इतना हीरो जैसा डैशिंग पति मिल सकता है। अविनाश मुझसे प्यार तो करता है, पर बाहर की औरतों के कारण कहीं उसका ध्यान भटक न जाए, क्योंकि बाहर वो ऐसी ही कई लड़कियों से मिलता होगा जो गोरी और सुंदर होंगी। फिर एक दिन अविनाश को रात में घर आने में देर हो जाती है और उसका फोन भी बंद आता है। कहाँ रह गया अविनाश? उसका तो फोन भी नहीं लग रहा। कहीं वो किसी लड़की के साथ तो नहीं होगा ना? अरे ओ बेवकूफ औरत, तेरे दिमाग में ये सब बातें कैसे आ जाती है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसका फोन बंद पड़ गया हो। आ जाएगा, ज्यादा फालतू की बातें मत कर, वरना मेरा दिमाग सटक जाएगा। मोनाली दरवाजे पर खड़े होकर राह देखती है और थोड़ी ही देर बाद मोहल्ले में एक कार आती है, जिसे एक लड़की चला रही होती है, और अविनाश उसी कार में से बाहर निकलकर घर के अंदर चला जाता है। और कार में एक लड़की देखकर मोनाली को बहुत गुस्सा आता है। देखा माँ जी, आपका बेटा किसी गैर लड़की के साथ था और वही उसे छोड़कर गई है। क्या? अरे यार, क्या मोनाली, तुम भी घर पर बैठकर तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है।
और ये कैसी बेशर्मों वाली बात कर रही हो तुम? सीधे सीधे मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही हो। तुम्हें क्या मैं वैसा आदमी लगता हूँ क्या? तो फिर कौन थी वो लड़की जो तुम्हें अभी छोड़कर गई? अरे बाबा, वो मेरी बॉस थी, रोमा मैम। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और इतनी रात को कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने गाड़ी ऑफिस के पार्किंग में ही पार्क कर दी और मैम ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि मेरा फोन भी डेड हो चुका था, जिसके चलते मैं टैक्सी भी बुक नहीं कर पा रहा था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? देखा, बड़ी आई मेरे बेटे पर सवाल करने वाली। देख बहू, कान खोलकर सुन ले। मेरे बेटे को मैंने बहुत अच्छी परवरिश दी है, इसीलिए वो ये गंदी हरकतें हरगिज नहीं करेगा। तेरे दिमाग में बस गंदी गंद भरा हुआ है, इसीलिए ये सब सोचती रहती है तू। माफ करना, लेकिन मैं तो बस... देखो मोनाली, मैं तुम्हारी फिक्र समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने पति पर भरोसा होना चाहिए। अरे तुम तो जानती हो ना, मैं तुम्हारे सिवा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। हाँ अविनाश, जानती हूँ मैं। और माँ जी, आप भी मुझे माफ कीजिए। फिर एक रोज जब मोनाली मार्केट में होती है, तभी वो अविनाश को एक साड़ी की दुकान के बाहर निकलते हुए देख लेती है। ये अविनाश यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी साड़ी की दुकान में? फिर मोनाली उस दुकान में जाती है। अरे भाई, वो अभी अभी जो आदमी गया, वो यहाँ पर क्या करने आया था? अरे मैडम, वो तो यहाँ पर समोसे और कचौरियां तलने आया था। क्या? अरे कैसी बातें करती हो आप? साड़ी की दुकान में ग्राहक साड़ी ही खरीदने आएगा ना। अरे तो सीधे सीधे जवाब दो ना, ज्यादा मत बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ, उन्होंने किसके लिए साड़ी ली और कुछ बताया या फिर कोई डिजाइन दिखाया, या आपके सामने किसी से फोन पर बात कर रहे थे? अरे लेकिन आपको क्या करना है मैडम? एक मिनट, हमारे पास उनका नंबर है, आप उनसे ही बात करके पूछ लीजिए। अरे लेकिन इससे पहले कि मोनाली कुछ बोलती, दुकानदार अविनाश को फोन करके सब बताता है और मोनाली के इस बर्ताव के कारण अविनाश को बहुत गुस्सा आ जाता है। नालायक आदमी, तुम्हें किसने कहा था उसे फोन करने के लिए? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। इतना कहकर मोनाली घर चली जाती है। ये सब क्या है मोनाली? अरे तुम मुझ पर इतना शक कैसे कर सकती हो? सॉरी अविनाश, मुझे तो ये लगा कि तुम किसी लड़की के लिए वहां पर साड़ी लेने गए हो। अरे पागल लड़की, अविनाश मेरे लिए साड़ी लेने गया था। मैंने ही वहां पर साड़ी बनवाने दी थी और इससे कहा था कि तू आते वक्त उसे लेकर आना। हाँ मोनाली, और आज तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि मैं हर बार तुम्हारी नौटंकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। माफ करना अविनाश, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मेरी ही गलती थी। अरे तेरी नहीं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है सारी गलती हमारी ही है, जो हमने तुझे अपनी घर की बहू के रूप में चुना। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। मुझे सच में ऐसा लगा कि वो किसी दूसरी... अरे चुप हो जा। मुझे ये लगा, मुझे वो लगा, इसके आगे अगर तूने कुछ बोला ना तो तेरे कान के नीचे जोरदार थप्पड़ लगा दूंगी, बेअकल कहीं की। फिर अविनाश और गीतांजलि गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं और अब मोनाली अपनी सहेली को ये सारी बातें बताती है। देख मोनाली, तू अपने पति की बातों पर इतना भरोसा मत कर, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। और ये आदमी लोगों ने तो झूठ बोलने में पीएचडी की होती है। अपनी बीवियों को कैसे बेवकूफ बनाना है, ये उन्हें अच्छी तरह से पता होता है। हाँ यार, तू सही कह रही है। और तुझे पता है, मेरी एक सहेली थी जिया, जो बहुत सावली थी और उसका पति भी एकदम तेरे पति के जैसे हैंडसम था। उसके पति ने भी प्यार करके ही शादी की थी, लेकिन शादी के 6 महीनों बाद उसने अपने पति को एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या? देख, मैं ये नहीं कह रही कि अविनाश भी वैसा ही होगा, लेकिन तुझे तो मैं बस चौकन्ना रहने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जमाना ठीक नहीं है।
अपनी सहेलियों की ये बातें सुनकर मोनाली को अब और चिंता सताने लगती है और इसीलिए वो उसे एक पेन देती है जिसमें एक छोटा स्पीकर लगाया होता है। शुक्रिया मोनाली, ये पेन बहुत ही बढ़िया है। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं अविनाश। उम्मीद करती हूँ कि ये पेन तुम्हारे लिए लकी साबित हो और तुम्हारे सारे काम अच्छे से हो जाए। फिर उसी दिन अविनाश अपनी विदेश से आई हुई बचपन की सहेली कियारा से मिलने जाता है। तो कैसी है तेरी बीवी? मैंने उसे बस फोटो में ही देखा है, लेकिन मैं उसे हकीकत में भी मिलना चाहती हूँ। मिलवा ना यार, और उससे कह दे कि हम एयरपोर्ट के पास वाले कैफे में हैं। अरे नहीं बाबा, ये मत बोल तू, क्योंकि मेरी बीवी आजकल मुझ पर शक करने लगी है और अगर उसे पता चल गया कि मैं तुझसे मिलने आया हूँ तो वो मुझ पर वापस शक करेगी। क्या? फिर अविनाश कियारा को सब बताता है और वही दूसरी तरफ मोनाली जब स्पीकर ऑन करती है तो वो सिर्फ थोड़ी ही बातें सुनती है। इसका मतलब अविनाश मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए उसने उस लड़की से कहा कि मुझे पता चल गया तो सही नहीं होगा। लगता है वो दोनों एयरपोर्ट के पास वाले कैफे में हैं। मैं अविनाश को आज नहीं छोड़ूंगी, उसे तो मैं रंगे हाथ पकड़कर ही रहूंगी। मोनाली गलतफहमियों का शिकार हो जाती है और वो वहां पर पहुंचकर कियारा को खूब सुनाने लगती है। तेरी तो ऐसी की तैसी, नालायक, बेशरम, बेहया लड़की, शादीशुदा मर्द पर डोरे डालते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? और तुम अविनाश, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बड़े वफादार बन रहे थे ना? बहुत अच्छी वफादारी निभाई तुमने। मेरे पीठ पीछे ये गुलछर्रे उड़ा रहे हो। ये क्या तरीका है मोनाली? ये मेरी बचपन की सहेली है और ये मुझ पर डोरे नहीं डाल रही। अरे ये तो काफी सालों बाद यहाँ भारत आई है और इसीलिए आज हम मिले हैं। अच्छा, तो फिर तुम मुझसे ये क्यों कह रहे थे कि मेरी बीवी आजकल मुझ पर शक करने लगी है और अगर उसे पता चल गया तो वो फिर से शुरू हो जाएगी? क्या? अरे इसने कहा कि ये तुमसे मिलना चाहती है, इसीलिए मैंने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी मत बोल, क्योंकि मेरी बीवी पहले से ही मुझ पर बिना बात के शक करती है और उस पर अगर तुम मुझसे मिली तो वो ये समझ ही नहीं पाएगी कि तुम सिर्फ मेरी अच्छी सहेली हो। क्या? लेकिन एक मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो दरअसल। अरे वो क्या लगा रखा है, बताओ मुझे। मैंने तुम्हारे फोन में छोटा सा स्पीकर लगा के रखा था ताकि तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हारी बातें सुन पाऊं। और मुझे पता है कि तुम अपने पेन को शर्ट के पॉकेट में ही रखते हो। और अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले स्पीकर ऑन किया तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मोनाली, तुम मुझ पर शक करते करते किस हद तक गिर गई हो। छी, आज मुझे पता चल गया कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे तुमने तो बस 2 मिनट की बातें सुनी, लेकिन उसके पहले की बातचीत नहीं सुनी। जाओ, जाकर फिर से अपने उसी स्पीकर की बातें सुनो, तब तुम्हें पता चलेगा। और मोनाली, मैं कोई नहीं होती जो तुम दोनों के बीच में बोलूं, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रही हो वो बहुत गलत है, क्योंकि अविनाश ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। और अगर मुझे तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाना ही होता तो मैं वो पहले ही कर लेता और मैं तुमसे शादी ही क्यों करता। देखो मोनाली, मैं जानता हूं कि तुम्हें घबराहट होनी जायज है, लेकिन 1000 बार कह चुका हूं, फिर एक बार कह रहा हूं, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम काली हो या गोरी, क्योंकि तुम्हारा अंतर मन सुंदर है। मुझे माफ कर दो अविनाश, मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। कितनी बुरी हूं ना मैं, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ आज के बाद तुम पर या हमारे प्यार पर कभी शक नहीं करूंगी। लव यू अविनाश। लव यू टू मोनाली। और अब रोना बंद करो। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और मोनाली और अविनाश फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।